हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। आज मैं आपके पास अपनी क्लास 4th लेके आया हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन दैट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए इन जून 2023। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 100% श्योर टॉपिक्स कर रहे हैं जो कॉमर्स में, जिसमें से एनटीए ने क्वेश्चंस पूछे हैं और फ्यूचर में भी पेपर में जो जून 2023 वाला आएगा या उससे आगे फर्दर दिसंबर वाला आएगा उसमें भी एनटीए इनके अराउंड ही क्वेश्चंस को पूछेगा। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास नंबर 4 सेशन नंबर 4। अगेन हम 9 to 10 टॉपिक्स करेंगे इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 आता है। अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कुछ मेन 4 थ्योरीज जिन्हें अलग अलग ऑथर्स ने और राइटर्स ने, इकोनॉमिस्ट में, स्कॉलर्स ने दिया है, जिसमें से एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आता है ओ.ई. विलियमसन, जिसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स की थ्योरी को दिया था। बेसिकली ओ.ई. विलियमसन का पूरा नाम है ओलिवर ई. विलियमसन। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था। अब ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स के लिए। अब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स होता है क्या? बेसिकली ये एक थ्योरी है जिसका मेन फोकस है ऑन कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांजैक्शंस एंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर यूज्ड टू मिनिमाइज दोज कॉस्ट। अब आप जब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस में, उसके रिलेटेड उसके साथ कितनी कॉस्ट एसोसिएटेड है और क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। जो विलियमसन का रिसर्च था वो क्या इम्फेसाइज करता था? इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, आप अगर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि उसकी आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, अगर आपकी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसकी कोऑर्डिनेशन की क्या कॉस्ट करती है, वो विलियमसन के रिसर्च ने एम्फेसाइज किया था। इवन इसने ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था, विच रेफर्स टू सिचुएशन वेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सीड द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मार्केट। यानी देखो, ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर तब आता है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की अंदर वाली कॉस्ट यानी विद इन वाली कॉस्ट ज्यादा हो जाती है अगर आप वही ट्रांजैक्शन मार्केट से करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड, दैट इज साइट एंड मार्च। अब ये कौन थे दो व्यक्ति? इन्होंने बेसिकली बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म दी थी। साइड का पूरा नाम था रिचर्ड साइड और मार्च का नाम था जेम्स जी मार्च। अब ये दो मैनेजमेंट स्कॉलर थे जिन्होंने बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म को डेवलप किया था। अब ये जो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म है ये एक अल्टरनेटिव अप्रोच है समझने की कि हाउ फर्म्स मेक डिसीजन एंड परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव। यानी कोई भी फर्म अपना डिसीजन किस तरीके से लेती है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से अचीव करती है, उसको स्टडी करने की जो अल्टरनेटिव अप्रोच है दैट इज बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स हैं उन्हें बाउंडेड रेशनल डिसीजन मेकर के नजरिए से देखा जाता था, जिनका मेन काम क्या होता था? सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स को अचीव करना देन ऑप्टिमल आउटकम्स। अब जो इन दोनों बंदों ने क्या आर्ग्यू किया था कि जो फॉर्म्स हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं बाय वैरायटी ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर एंड दे ऑफन मेक डिसीजन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट रादर देन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब जो फॉर्म्स देखो, फॉर्म्स को इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और जो फॉर्म्स ने डिसीजंस बनाने हैं वो डिपेंड करते हैं उनकी इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट पे रादर देन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के। नाउ मूव ऑन टू थर्ड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिसका नेम था डब्ल्यू.जे. बॉमॉल, यानी विलियम जे बॉमॉल। बेसिकली ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। इसने सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी को प्रपोज किया था। अब ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती थी कि फर्म्स हैं वो हमेशा मैक्सिमाइज करती हैं अपने टोटल रेवेन्यू को रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मार्केट शेयर। अब बॉमॉल का क्या मानना था? वो कहता था मैनेजर्स हैं वो क्या अचीव करते हैं, वो बैलेंस बिटवीन मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू एंड मीटिंग अ मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर। उनका जो मेन मोटिव होता है कि रेवेन्यू वो मैक्सिमाइज कर सके और जो उनका मिनिमम प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट वो भी पूरी हो जाए, जिससे वो अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब जो ये थ्योरी थी ये ट्रेडिशनल अजम्पशंस को चैलेंज करती थी। जो ट्रेडिशनल अजम्पशंस क्या कहती थी कि फर्म्स ऑलवेज सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग रेवेन्यू एज अ की ऑब्जेक्ट। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो ये कंसीडर करती कि फर्म्स को हमेशा सबसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है रेदर देन वो अपने रेवेन्यू को जस्ट एक की ऑब्जेक्टिव समझते थे। सो इस राइटर ने थ्योरी ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की थी जो इसे चैलेंज करती थी। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है के.डब्ल्यू. रॉथस्चाइल्ड, जिसका पूरा नाम था किनीथ विलियम रॉथस्चाइल्ड। एक इकोनॉमिस्ट था जिसने थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मार्केट पावर को प्रपोज किया था। अब ये जो थ्योरी है ये क्या एग्जामिन करती है? ये एग्जामिन करती है मार्केट स्ट्रक्चर्स वेयर फर्म्स हैव सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर एंड कैन इन्फ्लुएंस प्राइसेस। अब उन
मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है जिसमें जो फर्म्स हैं उनके पास किसी ना किसी सॉर्ट ऑफ डिग्री की मार्केट पावर है और वो प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब जो रॉथस्चाइल्ड का रिसर्च था वो उसका मेन फोकस किस पे था, बिहेवियर ऑफ फर्म्स पे जो कि इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में रन आउट कर रही है और उनकी क्या इम्प्लीकेशंस है मार्केट आउटकम्स पे। जो इसके वर्क जो जितना भी इसने वर्क कैरी आउट किया वो किस पे लाइट थ्रो करता था, हाउ फर्म्स विद मार्केट पावर कैन सेट प्राइसेस। जिन फर्म्स के पास किसी न किसी टाइप की मार्केट पावर है वो किस तरीके से प्राइसेस को सेट करते हैं, प्रोडक्शन लेवल्स को डिटरमाइन करते हैं और इकोनॉमिक प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। सो होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चार मैंने आपको राइटर्स यानी राइटर्स नहीं कह सकते, आप इकोनॉमिस्ट कह लो, आप स्कॉलर्स कह लो, उनकी चार डिफरेंट तरीके की थ्योरीज थी जो उनको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक नंबर सेकंड, दैट इज slope goes on changing while point elasticity remains the same। अब देखो ये एक लाइन है बट इस लाइन का बड़ा डिटेल में मीनिंग है। देखो वो क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म आती है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपका फर्म का डिमांड कर्व है जो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, उसका मीन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, जितने भी उस डिमांड कर्व के अंदर रेक्टेंगल्स बनेंगे सभी का एरिया इक्वल होगा। अब देखो जब आपका डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटी के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 0.1 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिमांड कर्व। आप पूरे कर्व पे कौन से मर्जी पॉइंट को स्टडी कर लो वहां आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 मिलेगी। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। अब जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है जो उसकी स्लोप है उसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव पी डिवाइडेड बाय क्यू, वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड क्यू इज फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हम इस कर्व के अलोंग मूव ऑन करते हैं टी और क्यू दोनों चेंज होते हैं रिजल्टिंग इन चेंज इन स्लोप, देयरफॉर स्लोप गोस ऑन चेंजिंग। अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से अपर पॉइंट से स्टार्ट करें और नीचे लोअर पॉइंट तक जाएं तो उसकी स्लोप चेंज होगी, बल्कि हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होगी बिकॉज स्लोप का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव पी डिवाइडेड बाय क्यू। बट जो पॉइंट इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी यानी कि कांस्टेंट रहेगी। सो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और उस पे पॉइंट इलास्टिसिटी सेम रहती है और जो उसकी स्लोप है वो आगे जैसे हम मूव ऑन करते हैं वो चेंज होती जाती है। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओलिगोपोली। थर्ड हमारी जो टाइप आती है दैट इज ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें मिलता है किंग डिमांड कर्व। अब ये वो मॉडल है जो प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है अंडर ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली कैसा मार्केट स्ट्रक्चर, देखो ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है यहाँ बहुत कम फर्म्स होते हैं वो एंटायरली डोमिनेट करते हैं मार्केट को और आपस में compete करती हैं। जो डिमांड कर्व है ओलिगोपोलिस्ट का वो किंग को फेस करता है एट अ प्रिवेलिंग प्राइस। अब किंक का कारण क्या है, उसके रीजंस क्या है किंक के। सबसे पहला तो अगर तो अबव द प्रिवेलिंग प्राइस डिमांड इज हाईली इलास्टिक, रेजिंग द प्राइस लीड्स टू अ सिग्निफिकेंट कस्टमर लॉस टू राइवल। देखो प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है, अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस रेज कर दिया तो आपको सारे के सारे आपके कस्टमर राइवल्स की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। सो आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा प्राइस रेज करने का। अगर आप बिलो द प्राइस प्रिवेलिंग प्राइस के यानी कि बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस जो आपकी डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, यानी अगर आप अपना प्राइस लोअर भी कर देते हो तो आपको बहुत कम एडिशनल कस्टमर्स मिलेंगे, यानी आपका प्राइस ऑलमोस्ट राइवल के साथ मैच करेगा। सो आपको प्राइस लोअर करने का भी कोई फायदा नहीं है। सो नेक्स्ट इसमें हम कुछ और स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे जिसमें सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। देखो जो परफेक्ट कंपटीशन है ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें मैनी बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो होमोजीनियस होता है, कोई भी फर्म फ्रीली एंटर कर सकती है या फ्रीली एग्जिट कर सकती है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है हर बंदे के पास, हर कस्टमर के पास। जो डिमांड का बनेगा परफेक्ट कंपटीशन में वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर आता है दैट इज मोनोपोली। अब ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेलर होगा जो यूनिक प्रोडक्ट को सेल करेगा विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। इसमें जो डिमांड का मोनोपोली का होगा दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक का मार्केट डिमांड कर्व। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। देखो ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बायर्स और सेलर्स में काफ़ी होते हैं,
जो प्रोडक्ट है दैट विल बी डिफरेंशिएटेड। फ्री एंट्री और एग्जिट का भी फीचर है इसमें। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेसिकली दो का कॉम्बिनेशन है, मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का, दोनों को कंबाइन करके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनता है। इसमें जो आधे फीचर्स होते हैं डाटा आर came from monopoly and other features came from the perfect competition। अब जो monopolistic competition में डिमांड कब होगा, that will also be downward sloping, बट जो ये होगा अगर हम इसको मोनोपोली के साथ कंपेयर करें इट विल मोर रिलेटिवली इलास्टिक। होप्स आपको अच्छे से इतने टॉपिक समझ आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा, मैं आपको 100% शॉर्ट टॉपिक्स करवा रहा हूँ कॉमर्स के for the help of those students that are preparing for the UGC NET Commerce examination paper जिसका कोड 08 है, that is going to be conducted in the June 2023। so please do like, subscribe and share my channel तांजो, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली फ्री बैचेस कंडक्ट कर रहा हूँ तांजो जितने भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट लेना चाहते हैं वो मेरे से ले सके। नेक्स्ट टॉपिक की भी मूव ऑन करते हैं, टॉपिक नंबर 4 दैट इज एनपीवी मेथड। देखो अब हम कैपिटल बजटिंग के टॉपिक में आ गया। अब जो एनपीवी मेथड है ये क्या है, देखो आपने जैसे सभी स्टूडेंट्स ने एमकॉम की होगी, एमबीए की होगी, यू हैव डन मास्टर्स इन दी कॉमर्स, आपको इन मेथड्स की डिटेल बता, बट मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि इनके इंटरनल पॉइंट्स हैं जिन पे एनटीए क्वेश्चन अराइज करता ही करता है। देखो जो एनपीवी मेथड है बेसिकली इसमें ना एक वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। अब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल होता क्या, देखो अगर हम अपने मान लो सपोज करो हमारे पास एक ग्रुप है उसमें 10 एसेट्स हैं, अगर हम ग्रुप की टोटल वैल्यू करें वो इक्वल होगी अगर हम इंडिविजुअली 10 एसेट्स की वैल्यू को प्लस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल। अब जो एनपीवी मेथड है इसमें वैल्यू एडिट प्रिंसिपल यूज किया जाता है, यानी होता है ये फॉलो करता है वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल को, यानी बेसिकली एनपीवी ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एनपीवीज ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप 10 प्रोजेक्ट्स का एक ग्रुप बनाते हैं तो जो उसकी एनपीवी आएगी वो इक्वल टू आएगी अगर आप इंडिविजुअली 10 प्रोजेक्ट्स का एनपीवी कैलकुलेट करेंगे उसके सम के बराबर। अब ये कैपिटल बजटिंग के अंदर आता है, बेसिकली ये प्रोसेस है इवेल्युएट करने का और सिलेक्ट करने का कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ता जो आपकी ओवर द टाइम वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके। इसमें कुछ और भी मेथड्स आते हैं, लेट्स स्टडी दैट। सबसे पहले आता है पेबैक पीरियड मेथड। देखो जो पेबैक पीरियड मेथड है ये मेजर करता है कि कितना टाइम आपको चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए ताकि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोस वो रिकवर हो पाए। बेसिकली जो ये मेथड है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता और इवन पेबैक पीरियड के बाद के जो प्रॉफिट्स हैं या कैश इनफ्लोस है उनको भी कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, दैट इज आईआरआर मेथड। ये बेसिकली हर प्रोजेक्ट के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करता है और माइट भी कई बार एक ही प्रोजेक्ट यानी सम प्रोजेक्ट्स के आपके पास मल्टीपल आईआरआर आ जाएंगे और किसी की कोई भी आईआरआर नहीं आएगी और कैन लीड टू अ रैंकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यानी जिसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कह देते हैं। अब ये मेथड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करता है। अब ये मेथड अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज करता है इंस्टेड ऑफ कैश फ्लोस और ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है एंड प्रोजेक्ट्स के रिस्क को भी इग्नोर करता है। सो अगला टॉपिक देखते हैं दैट इज मेजर, टॉपिक नंबर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप +1 से करते आ रहे हो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मीन हो गया, मॉड हो गया, मीडियन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। सबसे पहले आता है हमारे पास हार्मोनिक मीन जिसपे एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है। देखो जो हार्मोनिक मीन है ये एक सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर है वो जो एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियो विद अ वेरिएबल टाइम फैक्टर एंड कांस्टेंट एक्ट। कहना क्या चाहते हैं, हार्मोनिक मीन तब फाइंड किया जाता है जब हमने रेट्स और रेशियो की एवरेजिंग करनी है जिनके जो टाइम फैक्टर है वो वेरिएबल है और जो उनका एक्ट है बट वो कांस्टेंट है। जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है वो आपको मैंने दिया हुआ है, दैट इज n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू 1/xn। अब ये उन सिचुएशंस के लिए सूटेबल है जब जहां पे आपने एवरेजिंग करनी है स्पीड्स वगैरह की। नेक्स्ट जो हमारे अदर आता है वो आता है अर्थमेटिक एवरेज, यानी कि नॉर्मल मीन। आपको पता ही है जो ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है की मेजर है। अब ये यूज होती है फॉर इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज विद द सेम यूनिट। अगर आपकी जो वैल्यूज आपके पास है वो इक्वली स्पेस्ड है और उनकी यूनिट सेम है तब आप अर्थमेटिक एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड आता है, अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जब भी हमने डाटा में से कोई मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीटेड टर्म फाइंड करनी हो तब हम उसका मॉड निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो जिसको हम एक्सपोनेंशियल स्पेस्ड वैल्यूज
विद डिफरेंट यूनिट स्केल ये यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस। ये भी एक स्टैट का टॉपिक है। सो लेट्स अब इसमें अब मैं देखो आपको पता है स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस क्या होता है। अब इसमें से मैं वो टॉपिक बताऊंगा जिसमें से एनटीए ने आपसे से क्वेश्चन पूछा है। सो सबसे पहले एक स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्लाइड में बीटा इज इक्वल टू 0। अब बीटा 1 क्या है? सो बीटा 1 इज अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब ये इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ सिमेट्री ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बीटा 1 है जो 0 होता है, यानी कि देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम सिमेट्री, वो बेसिकली बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक स्टेटमेंट देखो, उन्होंने कहा कर्टेसिस मींस लैक ऑफ सिमेट्री। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? देखो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स है। जो कर्टेसिस है ये मेजर करता है हैवीनेस और लाइटनेस ऑफ अ टेल्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिमेट्री को मेजर ही नहीं करता। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है बीटा 2 कैन बी नेगेटिव। ये भी एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो जो कि बीटा 2 है वो अब कर्टेसिस की मेजर है, ये या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, स्क्यूनेस स्टडी द फ्लैटनेस और पिकेंडनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कह रहे हैं अगर जो आप स्क्यूनेस को स्टडी करते हो वो आपको फ्लैटनेस या पिकेंडनेस दिखाती है कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो जो स्क्यूनेस है मैंने जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया था, स्क्यूनेस की मेजर क्या है, बीटा 1। अब ये सिमेट्री या असिमेट्री बताती है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका फ्लैटनेस और पिकेंडनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7 पे, जो कि स्टैट और डिस्क्रिप्टिव मेजर के साथ रिलेटेड है। इसमें भी हम कुछ स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम अ मीडियन इज द लार्जेस्ट। देखो अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशंस ले रहे हो यानी नंबर्स की फॉर्म में मीडियन से डेविएशन ले रहे हो, उसका सम लार्जेस्ट होगा, ये एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है। देखो जो सम होगा एब्सोल्यूट डेविएशन का जिनको आपने मीडियन से लिया उसका सम स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि जो मीडियन है वो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन जितनी भी सेंट्रल वैल्यूज है उनको मिनिमाइज करता है, ना कि मैक्सिमाइज। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। देखो ये तो प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की, अगर आपने डेविएशन अर्थमेटिक मीन से लिया, अगर आप उसका सम करोगे दैट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो आती है उन्होंने नेक्स्ट इसमें क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन रेंज, यानी वो क्या कहते हैं जो रेंज क्या होती है उससे हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होती है। देखो जो रेंज है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो हमेशा रेंज से कम ही होगी। लास्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम अबाउट अर्थमेटिक मीन। देखो मैंने जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट बताई थी उसमें सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन मीडियन से ली गई थी, अब यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम एब्सोल्यूट मीन वो हमेशा मिनिमम ही होंगी, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन है वो मिनिमाइज करता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन को, क्योंकि उनको हमने सेंट्रल वैल्यू से लिया, रिजल्टिंग इन द मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। सो होप सो आपको आज के टॉपिक से समझ अच्छे से आ गए होंगे, आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो अगेन फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई इनिशिएटिव एज आई एम कंडक्टिंग सेशंस स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम क्लास 1 टू आज हम 4th पे पहुंच गए। हर वो टॉपिक जिस पे एनटीए ने क्वेश्चन पूछा उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।